हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स एशिया क्लासेज। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश से किसी वस्तु से टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट की एक तरफ को सिल्वर्ड कर दिया जाता है और सिल्वर्ड करने के बाद इस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है और यह पेंट उस चांदी की परत को खरोच से बचाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख अर्थात रे डायग्राम कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम अर्थात लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ टर्म्स की व्याख्या आवश्यक है। आपतित किरण इंसिडेंट रे, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ईओ आपतित किरण है। आपतन बिंदु अर्थात पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है। परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और फिर उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में ओ बी परावर्तित किरण है। अभिलंब अर्थात नॉर्मल, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र में ओ पर ओ एन अभिलंब है। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल एन ओ ए आपतन कोण है। परावर्तन कोण अर्थात एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। एंगल एन ओ बी परावर्तन कोण है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। पहला, आपतित किरण अर्थात ईओ, परावर्तित किरण अर्थात ओ बी तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ओ एन तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण अर्थात एंगल ए ओ एन, परावर्तन कोण अर्थात एंगल बी ओ एन बराबर होते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई परावर्तित होती है। ये परावर्तित किरण या तो किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज। वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अतः वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अब चलिए जानते हैं समतल दर्पण से परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है एवं पार्श्व उल्टा अर्थात लेटरल इनवर्स होता है। इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को कलई कर बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े की बाहरी परत को सिल्वर्ड करने से अवतल दर्पण अर्थात कनकेव मिरर बनता है, जबकि टुकड़े के भीतरी सतह को सिल्वर्ड करने पर उत्तल दर्पण अर्थात कन्वेक्स मिरर बनता है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है। अब हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ विभिन्न पद। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने की क्रिया को समझने के लिए हमें निम्नलिखित पदों की जानकारी होना आवश्यक है। ध्रुव अर्थात पोल गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कन्वेक्चर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में बिंदु C दर्पण का वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कन्वेक्चर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में PC दर्पण का वक्रता त्रिज्या है और इसे हम R से भी सूचित करते हैं। प्रधान या मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में P तथा C को मिलाने वाली सरल रेखा PC मुख्य अक्ष है। अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के फोकस के बारे में। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। उत्तल दर्पण का फोकस किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। फोकस दूरी अर्थात फोकल लेंथ गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F उसकी वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है अर्थात F = R/2। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अर्थात पैरेलल आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यदि दर्पण
अवतल हो तो उसके फोकस से होकर जाती है, और यदि दर्पण उत्तल हो तो उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, जो आप लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जो किरण गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। आइए हम लोग चित्र के माध्यम से इसके बारे में समझते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के वास्तविक और आभासी अर्थात काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका आकार अर्थात साइज। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर, आभासी, सीधा और बराबर बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस तथा सेंटर के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति सेंटर तथा अनंत के बीच, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति सेंटर पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति सेंटर पर, वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति सेंटर तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति सेंटर तथा फोकस के बीच, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा बनेगा। आइए जानते हैं हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग। चूंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। इसमें प्रकाश के स्रोत अर्थात बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे परावर्तन के बाद प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो किसी प्रकाश स्रोत जैसे बिजली का बल्ब से आने वाले प्रकाश को एक छोटी सी जगह में केंद्रित कर देता है, जो हम लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उत्तल दर्पण अर्थात कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति तथा आकार के बारे में जानेंगे। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर, आभासी, सीधा और बराबर बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, ध्रुव तथा फोकस के बीच, आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर,
आभासी, सीधा और बहुत छोटा बनेगा। आइए जानते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है, क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।